नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वृद्धि क्लासेस में। जैसा कि हम मैथ्स पेडागोजी कर रहे थे, आज उसी क्रम में आगे का पार्ट लेकर आया हूं। सबसे पहले हम यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रूफ्स होते हैं उन पर डिस्कशन करेंगे और उसके बाद जो है सेशन में मैं थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस को यहां पर मैंने रखा है। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बने रहिए सेशन के लास्ट तक। और सेशन जैसा कि हम लोग कर रहे हैं, अभी तक जो पैटर्न चला आ रहा है हमारा, थ्योरी के साथ हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसीलिए आप बने रहिए पूरे सेशन में आखिरी तक। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अगर सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो इवन लाइक ज़रूर कर दें। और जो है लास्ट में अपना स्कोर बताएं, अपने आप का चेक कर लें कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं यहाँ पर स्लाइड की तरफ। देखिए फर्स्ट स्लाइड में आपसे कहा है उपपत्ति। देखिए प्रूफ एक वर्ड जो है, हम थ्योरम्स या जिसको कहते हैं प्रमेय वगैरह जब सॉल्व करते थे तो इस शब्द का यूज़ बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, अब उसके बारे में हमें समझना है यहाँ पर कि वो है क्या बेसिकली। तो हम जिसे प्रमाण भी कह सकते हैं। तो उपपत्ति जो है बेसिकली एक तार्किक तर्क है, मतलब एक आपका लॉजिकल आर्गुमेंट है जो है दिखाने की कोशिश करता है कि कथन सत्य है, यानी ये प्रूव करता है कि जो भी स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो कुछ साबित करने के लिए कई अलग अलग तरीके हैं और हम जो है यहाँ पर 3 तरीके डिस्कस करेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रूफ। सेकंड जो होता है विरोधाभास से प्रमाण, यानी जिसको हम कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। और थर्ड है आपका प्रेरण द्वारा प्रमाण, यानी जिसको हम कहते हैं प्रूफ बाय इंडक्शन। क्या कहते हैं? प्रूफ बाय इंडक्शन। तो ये आपको यहाँ पर 3 मेथड में आपको बता रहा हूँ कि उपपत्ति में 3 चीज़ें होती हैं, 3 तरीके से प्रूव कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। एक तो होता है यहाँ पर डायरेक्ट प्रूफ, सेकंड जो जिसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, सेकंड प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, एंड थर्ड जो है प्रूफ बाय इंडक्शन। यहाँ पर देखेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है, इसको हम निर्माण द्वारा प्रमाण भी कहते हैं। जैसे अगर किसी ने कहा कि मुझे कोई घर बनाना आता है, तो वो इस चीज़ को तब प्रूव कर पाएगा जब वो एक घर बना देगा। ठीक है, तो यहाँ स्लाइड में आपको दिख रहा है, साइड में मैंने एक पिक्चर लगाई जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मतलब कोई किसी व्यक्ति ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाएगा, तो वो उस चीज़ को कैसे प्रूव कर पाएगा? वो ऐसे प्रूव करेगा जब बना देगा, वो कहेगा कि इतने दिन में मैं कर लूँगा। कॉन्ट्रैक्टर लेते हैं ना, ठेका लेते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि इतने दिन में ख़त्म करूँगा। तो वो जो वो करके देते हैं, वो आपका जो प्रूफ होता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसको हम डायरेक्ट प्रूफ कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी थ्योरम्स हैं जिसमें क्या होता है कि एक विशेष प्रकार की जो है घटना उसमें जरूर रहती है, मतलब एक पॉइंट गिवन रहता है, फिर उसके आगे हम आगे जो है थ्योरम को प्रूव करते हैं। देखिए ये जो सेशन है, कह सकते हैं कि प्राइमरी के लिए उतना यूज़फुल नहीं है, लेकिन जो सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्राइमरी से भी इसमें क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जूनियर में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे विरोधाभास द्वारा प्रमाण, यानी जिसको हम कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। देखिए इसमें आप स्लाइड से समझ सकते हो कि ये एक डायरेक्शन इस तरफ है और एक मतलब अपोजिट डायरेक्शन में 2 एरो के साइन मैंने यहाँ पर दिखाए। विरोधाभास मतलब कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन होती क्या है विरोधाभास? जैसे किसी ने कहा कि 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन जैसे उसने कहा किसी ने कि 2 और 2 5 होते हैं। 4 तो वैसे भी होते हैं, 2 और 2 क्या होते हैं? 5 होते हैं। लेकिन जब बात प्रूफ करने की आई तो वो चीज़ क्या निकली कि 2 और 2 4 होती है। तो यहाँ पर जब कोई स्टेटमेंट दे और उसे प्रूव ना कर पाए तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। तो इस तरीके की जो उपपत्तियाँ होती हैं उनको हम कहते हैं विरोधाभास द्वारा प्रमाण, यानी प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। आगे देखेंगे थर्ड आपका होता है इंडक्शन द्वारा प्रमाण, जिसको हम प्रेरण प्रमाण भी कहते हैं, यानी प्रूफ बाय इंडक्शन। देखिए इसमें क्या होता है कि जो चीज़ें हैं उनको साबित करने के लिए एक उन्नत तरीका, यानी जो एक कह सकते हैं सिग्निफिकेंट या एडवांस मेथड हो सकता है, उसको हम यूज़ करते हैं। तो देखिए जो हमारी स्टडी है या जो लर्निंग है वो भी इंडक्टिव होती है। इंडक्टिव से मतलब ये है कि आप यहाँ पर ये स्लाइड में देख रहे हैं कि एक स्पाइरल मैंने स्प्रिंग जैसा बनाया हुआ है और जो नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, तो हमारी इसी तरीके से जो लर्निंग होती है, जो हमारा नॉलेज होता है, वो बाय इंडक्शन होता है। धीरे
हम चीज़ों को सीखते हैं, पहले हम एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, फिर जो है हम एलसीएम एचसीएफ सीख जाते हैं, उसके बाद स्क्वायर रूट निकालना सीख जाते हैं, फिर हम जो है लॉस एंड प्रॉफिट के क्वेश्चन करने लगते हैं, या जो है और बड़े बड़े सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने लगते हैं। तो ये सारी प्रोसेस जो है इंडक्शन के द्वारा होती है, यानी जो हमारी प्रेरण कह सकते हैं, प्रेरण जो लर्निंग है उसके द्वारा ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती है। आगे बात करेंगे, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, इसी सेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस को हम थोड़ा देर तक डिस्कस करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कि एक विषम प्राकृतिक संख्या, एक अभाज्य संख्या उत्पत्ति की निम्नलिखित विधियों में से किसका प्रयोग उपयुक्त कथन के प्रमाण या खंडन हेतु किया जा सकता है। इंग्लिश वाले नीचे लिखा है वो पढ़ सकते हैं। द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ईच ऑड नेचुरल नंबर, यानी जितने भी ऑड नेचुरल नंबर हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, प्राइम होते हैं। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, पहले तो है प्रतिवाद द्वारा उपपत्ति, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्शन बाय काउंटर क्लेम, जिसको हम कह सकते हैं, अभी मैंने पढ़ाया है आपको, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है ना। प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन को काउंटर क्लेम भी कह सकते हैं या प्रतिवाद भी कह सकते हैं। दूसरा है खंडन विधि, तीसरा है आपका प्रत्यक्ष उपपत्ति, और चौथा है प्रतिस्थिति द्वारा उत्पत्ति, यानी ऑब्जेक्शन बाय स्टेटस, ठीक है, ऑब्जेक्शन बाय स्टेटस। समझिए क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। यह क्वेश्चन जो है सीटेट जूनियर के पेपर में 2016 में पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बताइए क्या करेंगे, सोचिए, जल्दी से आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, क्या हो सकता है आंसर। देखिए यहाँ पर हम देखें कि जो विषम प्राकृतिक संख्या है, यानी जो ऑड नेचुरल नंबर हैं, वो क्या हैं, एक अभाज्य यानी प्राइम नंबर है। तो जो विषम संख्या है वो ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित ना हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, या कह सकते हैं प्रतिस्थिति। मतलब जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें करेक्ट होगा। इसके बारे में देखिए, जो प्रतिस्थिति उत्पत्ति है, इसको हम कह सकते हैं कि कोई डायरेक्ट मेथड जो है, प्रतिस्थिति की जगह पे हम क्या कह सकते हैं कि डायरेक्ट जो मेथड है वो ना होकर इनडायरेक्ट मेथड जब हम यूज करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रतिस्थिति। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा फोर्थ। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन जूनियर में आया है, तो जूनियर में जो पेडागोजी आती है थोड़ी सी टफ आती है। आगे हम बात करेंगे, मैथमेटिक्स पजल एट प्राइमरी लेवल हेल्प, मतलब जो प्राथमिक स्तर पर गणित को पहेलियों के द्वारा जब हम पढ़ाते हैं तो क्या मदद मिलती है। पहला तो आइडेंटिफाई टैलेंटेड स्टूडेंट इन द क्लासरूम, प्रोवाइड एंटरटेनमेंट टू द स्टूडेंट, टेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एनकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। बताइए, अच्छे बच्चों की पहचान हो जाती है, मनोरंजन हो जाता है, समस्या सॉल्व हो जाती है, या समस्या सॉल्व करने के लिए उनको प्रोत्साहन करने को मिलता है। बताइए जल्दी से क्या आंसर हो सकता है इसका। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है आपका वो है प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानना। तो क्या जरूरी है एक प्राथमिक स्तर पर शिक्षक होने के नाते जो है कि हम जो है सिर्फ होशियार बच्चों को ही जो है वहाँ पर छांटते रहें, ये तो हमारा काम नहीं है। देखिए क्या होता है कि जब हम उन्हें पहेली के द्वारा कोई चीज़ सिखाते हैं, तो यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, कौशलों होना चाहिए। ओके, यहाँ पर होना चाहिए कौशलों। ओके, तो क्या होता है कि जब समस्या सुलझाने के जो उनके कौशल हैं, उनको क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, या हम कह सकते हैं उनको हम इनकरेज करते हैं जब प्रॉब्लम दे देते हैं, तो उससे क्या है कि वो उसमें इंगेज हो जाते हैं और आसानी से चीज़ को सीख जाते हैं और उन्हें करने में इंटरेस्ट भी रहता है। ओके, ये प्राइमरी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, अ चाइल्ड प्राइमरी ग्रेड इज unable to distinguish between numbers, patterns, operation, marks, coin and clock rotation. These facts indicate that this child has problem in the which of the following areas: process memory, visual processing, language processing, auditory memory। बताइए क्या हो सकता है कि एक प्राथमिक बच्चा है, प्राथमिक कक्षा का, और वो अमूर्त जो भी चिन्ह हैं, संक्रिया चिन्ह हैं, सिक्के हैं, घड़ी की सुइयाँ हैं,
उनमें अंतर नहीं देख पाता है। तो उससे क्या पता लगता है उस पर क्या चीज़, क्या समस्या है, उसके किस फील्ड में, किस प्रक्षेत्र में प्रॉब्लम है, बताइए। प्रक्रिया स्मृति, दृश्य प्रक्रमण, भाषा प्रक्रमण, श्रवण स्मृति। अंतर नहीं कर पा रहा है यानी चीज़ों को देख के नहीं समझ पा रहा है, चीज़ों को देख रहा है उनमें अंतर नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, जिसको हम कहेंगे दृश्य प्रक्रमण या विजुअल प्रोसेसिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्यालयों में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम के जन्म की जयंती की स्मृति में सीबीएसई ने गणित वीक यानी गणित सप्ताह मनाने की घोषणा की। गणित का अर्थ है, क्या अर्थ है देखिए, इंक्रीज इन एप्टीट्यूड इन न्यूमेरिकल इनोवेशन एंड टेक्निक, संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में अभिवृद्धि। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में अभिवृद्धि। तीसरा ऑप्शन है संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में योग्यता में वृद्धि। चौथा है संख्यात्मक नवाचार एवं तकनीक में अभिवृद्धि। नवाचार होता है इनोवेशन, जब भी कोई चीज़ आप नए तरीके से बच्चों को बताते हैं तो वो आपका इनोवेशन होता है। तो इससे क्या हुआ बताइए। गणित का देखिए बेसिकली मतलब ये है कि हम बच्चों को जो है उनका नवाचार के साथ साथ उनकी तकनीकी में वृद्धि करें, यानी हमें डी ऑप्शन सही होगा। इसमें हम कह सकते हैं कि इंक्रीज इन एप्टीट्यूड इन न्यूमेरिकल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, यानी यहाँ पर डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। सेशन के लास्ट में ज़रूर बताइए किसके कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आयु जो है बच्चे की परिबद्धता, वर्गीकरण, प्रतिवत्यार्थता में प्रवीण हो जाते हैं। गणित से भयभीत होने और उनके उसमें असफल होने के निम्नलिखित में से एक कारण नहीं माना जा सकता। देखिए यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, एक्चुअली में ये क्वेश्चन है आपका यहाँ से कि गणित में जो है भयभीत होने या जो दुश्चिंतता होती है मैथ्स की, उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। ओके, पहला क्वेश्चन है, मतलब पहला जो ऑप्शन है कि कक्षा कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना, लैंगिक भेद। देखो गणित ना समझ में नहीं आ रहा है, इसका क्या रीजन हो सकता है, या गणित में डर लगता है, क्लास का एक्सपीरियंस हो सकता है, ये तो होता है, लेकिन नहीं पूछ रहे आपसे तो ये तो सही है। प्रतीकात्मक संकेत, जैसे हो सकता है कि डिवाइड में और माइनस में अंतर नहीं कर पाता है क्योंकि एक जैसा ही तो है, बस दो बिंदियों का खेल है, तो ये भी सही है। गणित की संरचना, हो सकता है मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं है उसका, उसे ये लगता है कि किसने ये a+b+c का होल स्क्वायर बनाया, क्या ज़रूरत थी। ओके, तो यहाँ पे जो चौथा है लैंगिक भेद, जिसको हम कह सकते हैं जेंडर डिफरेंस। जेंडर डिफरेंस कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो सकती जिसकी वजह से मैथ्स में डर लगता हो। ऐसा तो है नहीं कि गर्ल्स अगर क्लास में पढ़ती हैं तो बॉयज़ को मैथ्स नहीं आएगा, या बॉयज़ पढ़ते हैं तो गर्ल्स को मैथ्स नहीं आएगा। तो ऐसा लैंगिक भेद से मैथ्स का कोई लेना देना नहीं है। ओके, आगे हम बात करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है, इफ अ लर्नर इज एबल टू परफॉर्म फॉर ऑल 4 बेसिक ऑपरेशन on integers, fraction and decimal number, then he is in divisive state, is in factor, is in operational state, is in quantitative state। ये सीटेट 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाओं को संपन्न करने में समर्थ है तो वह है विभाजनात्मक अवस्था में है, उपादान अवस्था में है, संक्रियात्मक अवस्था में है, परिणात्मक अवस्था में है। बताइए क्या हो सकता है, जल्दी से क्या आंसर हो सकता है इसका। अगर बच्चा जो है सारे ऑपरेशंस कर ले रहा है, जो 4 संक्रियाएं होती हैं, 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन, सॉरी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन,
अगर इनको कर ले रहा है तो क्या कहेंगे बच्चे को, किस अवस्था में है बच्चा? तो बच्चा जो है आपका ऑपरेशनल स्टेज में है। किस में है? ऑपरेशनल में, जिसको हम कहते हैं संक्रियात्मक अवस्था। ओके, आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में करते रहिए। ओके, मैं आपको जो है बताता, बीच बीच में बताता जाता हूँ कि आपके आंसर करेक्ट हैं या रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन में होता है? देखिए, जो वैदिक मैथमेटिक्स है वो बहुत ज़्यादा फेमस है बच्चों में, प्राथमिक स्कूल में। क्यों है? रीजन बताना है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की गणना में परिकलन प्रक्रिया की समझ, यानी उनकी कैलकुलेशन जो प्रोसेस है उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है। दूसरा है यहाँ पर विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान कौशल। तीसरा है विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता। और चौथा है यहाँ पर गणित में गणना के कौशल या गति। देखिए, मैथ्स में जो वैदिक गणित है वो क्या करती है कि जो कैलकुलेशंस के स्किल्स है वो प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा उससे स्पीड बढ़ जाती है। मैथ्स में हम चीज़ों को जल्दी कर पाते हैं। कहते हैं वैदिक गणित से इस सवाल को करें 30 सेकंड में, ठीक है, तो वो इसी वजह से पॉसिबल हो पाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा डी, यानी गणित में गणना के कौशल तथा गति को बढ़ाने के लिए जो गणित है वो वैदिक गणित वो फेमस है और इसीलिए इसका ज़्यादा उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया चिन्हों, सिक्कों, घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पर, तब भी आंसर करिए। यह तथ्य इंगित करता है कि बच्चे को निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में समस्या है? प्रक्रिया स्मृति है, दृश्य प्रक्रमण है, भाषा प्रक्रमण है, श्रवण स्मृति है। बता सकते हैं चीज़ों को देख के नहीं समझ पा रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर दृश्य प्रक्रमण यानी इसका जो विजुअल प्रोसेस है वो सही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर उच्च प्रक्रमीय चिंतन कौशल, यानी जो हॉट्स, जिसको हम कहते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, क्वेश्चन जो होते हैं पर आधारित प्रश्न की मांग करते हैं। पहला ऑप्शन है एल्गोरिदम के ज्ञान की। दूसरा है यानी जो नॉलेज ऑफ एल्गोरिदम है। सेकंड है संकेतों और चित्रों के ज्ञान की, यानी जो सिंबल्स और फिगर्स हैं उनके नॉलेज की। कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की, मतलब कॉग्निशन एफर्ट हो सकता है, नॉलेज एफर्ट हो सकता है। और फोर्थ तथ्यों, नियमों, सूत्रों के ज्ञान की, यानी जो फैक्ट्स हैं, रूल्स हैं और फॉर्मूला की नॉलेज। बताइए, बताना है कि एक उच्च क्रमीय चिंतन कौशल जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं पर आधारित प्रश्न मांग करते हैं। क्या मांग करते हैं? देखिए, हाई ऑर्डर स्किल जो क्वेश्चन होते हैं, एचओटी जिनको हम कहते हैं, उनका सीधा मकसद रहता है कि कुछ सीमा तक वो जो है आपका संज्ञानात्मक और नॉलेज दोनों चीज समझ सकें। मतलब आपकी समझ कैसी है, आपका कॉग्निशन कैसा है, उसको चेक करने के लिए एचओटी क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियाँ संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे लगता है रिपीट हुआ है। पहेलियाँ क्यों देनी चाहिए बच्चों को? क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ यहाँ पर, ये थोड़ा सा इसको चेंज करके 2015 में पूछा है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? पहला ऑप्शन है गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक। उसी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, जो पीछे क्वेश्चन था पहेली वाला उससे ये जुड़ा हुआ है। वे दोनों विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एकरूपता दैनिकचर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं। तीसरा है वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। चौथा है वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संबंधन में सहायक हैं। बताइए, देखिए मैंने बताया था कि जब हम जो है ज्योमेट्री जो भी चीज़ें हैं अगर हम उनको जो है पहेली से यानी पजल से बच्चों को बताएंगे तो क्या होगा कि जो कमज़ोर बच्चे हैं वो भी इंटरेस्ट लेंगे। जैसे हम बच्चों से कह देंगे चलो बच्चों आज हम सीखते हैं, एक प्रॉब्लम है मेरी और तुम मुझे जोड़ के बताओ कि
मेरे पास 10 नोट हैं, 10 नोट हैं 10 10 रुपए के, और मेरे पास 2 नोट हैं 50 रुपए के, तो बताओ बेटा कितने रुपए हैं। अगर आप उन्हें ये नोट दे देंगे, एंगेज कर देंगे, तो बच्चे जो हैं प्रयास करेंगे। लेकिन अगर यही चीज़ आप बोर्ड पे लिख दोगे तो जो बच्चे जो हैं एवरेज से नीचे हैं, बिलो एवरेज बच्चे हैं, जिनका आईक्यू कम है, वो इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे और वो बैठे रहेंगे पीछे। ओके, और जब वो एंगेज नहीं होंगे तो लर्निंग नहीं होगी, यानी अधिगम नहीं हो पाएगा। तो हमें ये करना चाहिए कि जो मतलब कम सफल शिक्षार्थी यानी स्लो लर्नर हैं, उनके लिए उनमें इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए ये मेथड हमें अप्लाई करना चाहिए। ये इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं सही। ठीक है, देखते हैं 33। देखिए कुछ ही लोग एंगेज रहते हैं सेशन में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है एंगेज हों, उनका फ़ायदा होगा। ओके, बाकी मेरा काम आपको बताना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दिया करिए सेशन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। बताना है कि प्राइमरी लेवल से जो शेप्स गिवन है कोई लेना देना नहीं है। बताइए, देखिए पहला ऑप्शन है यहाँ पर प्रतिरूप यानी पैटर्न, कोण यानी एंगल, सी है सममित, सममित जिसको हम कहते हैं सममिति यानी सिमेट्री, और डी है चौपड़। बताइए क्या आंसर हो सकता है। देखिए पैटर्न तो होता है सेकंड क्लास से ही शुरू हो जाता है, तो है फर्स्ट क्लास से इवन पैटर्न, तो ये तो है संबंध। सममिति सिमेट्री पढ़ी है, 2 टाइप की होती है, एक तो हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री यानी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, ऐसी और ऐसी। चौपड़ डाइस जिसको कहते हैं घनाभ, अरे खेलते हो आप लोग लूडो, ऑनलाइन भी खेलते रहते हो। ओके, वो तो यहाँ पर एंगल जैसी कोई चीज़ नहीं पढ़ाई जाती है 5th तक। ओके, तो इसका आंसर होगा आपका कोण यानी एंगल। तो ये इस तरीके से एक सेशन था। आई होप जो है वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए सेशन को, और कमेंट बॉक्स में बता के जाइए कितना स्कोर हुआ, और सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। और आज जो है इतने सारे लाइक मिलने चाहिए कि जितने व्यू आएँ उतने लाइक मिल जाएँ, जिससे जो है वीडियो ज़्यादा प्रमोट हो सके। और जिन्होंने फर्स्ट टाइम आज चैनल विजिट किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम जो है आपको यहाँ पर कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहे हैं। ओके, thank you. We touch in Vriddhi classes. Okay, like, share and subscribe.